हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाठिया और आज हम करने वाले हैं आपकी साइंस की बुक का लास्ट चैप्टर नंबर 19 जैव विविधता एवं संरक्षण। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है और क्वेश्चन इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले तो हम जैव विविधता का मतलब जानेंगे कि जैव विविधता होती क्या है। फिर हम समझेंगे कि जैव विविधता हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। फिर हम समझेंगे कि जैव विविधता पर क्या क्या खतरे मंडरा रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि उन खतरों से जैव विविधता का अगर संरक्षण करना है तो क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं और सरकार द्वारा क्या क्या उपाय उस पर किए जा रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन जैव विविधता शब्द का जो मतलब है वो आपको जानने से पहले दो शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए। एक तो है पारिस्थितिकी और दूसरा है पारितंत्र। ठीक है, तो इन दो शब्दों को समझना है। थोड़ा सा ध्यान से देखेगा, अगर आपने इस दो शब्दों का मतलब अच्छे से समझ लिया तो पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो नई चीज़ है, आपने नई चीज़ के बारे में यहाँ पर पढ़ा है जैव विविधता। ठीक है, तो बिल्कुल नई चीज़ है और आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक शब्द का मतलब जानना है, पारिस्थितिकी। ठीक है, और दूसरा शब्द क्या हो गया, पारितंत्र। अब पारितंत्र को ही एक और शब्द से जाना जाएगा आपकी बुक में, वो कौन सा है, वो है पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो आप कह दोगे पारिस्थितिकी के बारे में जानना है एक तो, और दूसरा पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र, इन दोनों शब्दों के बारे में जान लिया तो जैव विविधता को समझना एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी चाहे तो जैविक घटक हैं चाहे तो अजैविक घटक है, वो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उनके मध्य कुछ ना कुछ संबंध होता है। ठीक है, और उसी संबंध का जो अध्ययन करते हैं वो विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, चलिए नहीं समझ में आया, थोड़ा सा देखते हैं कि मान लीजिए कि इस तरह से एक पौधा है। मान लीजिए कि इस तरह से एक पौधा है, पौधे के फूल पत्तियां इत्यादि लगी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पौधा है ये एक जैविक घटक है या अजैविक घटक है। तो आप कह देंगे पौधे जो है वो संजीवों में आते हैं, इसलिए क्या है, जैविक घटक। जैविक घटक का मतलब क्या है, जिनके पास जीवन है। ठीक है, जिनके पास जीवन है, तो ये क्या हो गया, ये एक जैविक घटक हो गया। ठीक है, पहले जैविक घटकों की बात करते हैं। ठीक है, जैविक घटक। अब इस जैविक घटक को कौन खाएगा, कोई शाकाहारी जीव खाएगा, जैसे कि बकरी। बकरी एक शाकाहारी जीव है, तो बकरी इस पौधे की जो पत्तियां हैं उनको खा करके जीवित रहेगी। ये क्या हो गया, शाकाहारी जीव हो गया। ठीक है, अब बकरी जो है उसको कोई और खाएगा, कौन, मांसाहारी। जैसे मान लीजिए कि शेर मान लेते हैं, तो शेर किसको खाता है, बकरी, या फिर किसी अन्य जीव के मांस को खाता है, तो ये क्या हो गया, मांसाहारी। हम थोड़ा सा संबंध देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लीजिए पौधा है, पौधे को कौन खाता है, कोई शाकाहारी जीव खाएगा जैसे कि बकरी। बकरी जैसा कोई शाकाहारी जीव है तो उसे कौन खाएगा, कोई मांसाहारी जीव जैसे कि शेर खाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जैसे कि मनुष्य जो कि सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी का मतलब वो मांस भी खाते हैं और वो हम ये कह सकते हैं कि वो मांसाहारी भी होते हैं और वो शाकाहारी भी होते हैं। वो पेड़ पौधे हरी घास फूस भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति जो है वो किस किस पर निर्भर रहता है, पौधों पर भी निर्भर रह सकता है और शाकाहारी जीवों के मांस पर भी निर्भर रह सकता है। यानी कि वो पेड़ पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकता है और किसी जीव जंतु के मांस से भी वो भोजन प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह से जो अलग अलग जीव जंतु होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग जीव जंतु होते हैं वो एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं।
ठीक है। शेर किस पर निर्भर है? बकरी पर। बकरी किस पर निर्भर है? पौधे पर। ये तो हमने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है वो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यानी एक चीज समझ में आ गई कि पृथ्वी के जितने भी जैविक घटक हैं जिनके पास जीवन है उनके मध्य कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई कि उनके मध्य कोई ना कोई संबंध जरूर होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। और इसी तरह से पूरा का पूरा जो संबंध है वो किसके बीच में पढ़ लिया हमने? जैविक घटकों के बीच में। अब हमने देखना है कि जो अजैविक घटक होते हैं जिनके पास जीवन नहीं होता वो भी इन लोगों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि है सूर्य। क्या सूर्य के बिना इनमें से कोई भी जीव रह सकता है क्या? क्या पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण के बिना भोजन बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्या बकरी इसके बिना रह सकती है? नहीं रह सकती। शेर इसके बिना रह सकता है? नहीं रह सकता। क्या मनुष्य इसके बिना रह सकता है? नहीं रह सकता। अब आप कह दोगे कि शेर को सूरज की क्या जरूरत? शेर को सूरज की क्या जरूरत? तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान से देखेगा कि शेर ठीक है, शेर को प्रकाश संश्लेषण से भोजन नहीं बनाता, लेकिन अगर ये पौधा नहीं होगा, क्योंकि पौधा क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूरज नहीं है। अगर सूर्य नहीं है तो क्या पौधा होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है। अगर सूर्य नहीं तो पौधे में भोजन नहीं बनेगा, पौधा नहीं होगा। जब पौधा नहीं होगा तो क्या बकरी बच पाएगी? नहीं बच पाएगी। जब बकरी नहीं होगी तो क्या शेर को मांस मिल पाएगा? जब शेर को मांस नहीं मिल पाएगा तो क्या वो जीवित रहेगा? तो अब बताइए कि क्या शेर को जीवित रहने के लिए सूर्य की आवश्यकता है? तो बिल्कुल हम कह देंगे कि है। इसी प्रकार से मनुष्य को तो विटामिन डी मिलता है, ठीक है, और इसी के अलावा वो भी वनस्पति पर निर्भर रहता है। वनस्पति को सूर्य चाहिए, इसका मतलब सभी को सूर्य चाहिए। और इसी के साथ साथ जो सूर्य है वो ऊर्जा का स्रोत है और सभी को जो है ऊर्जा चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि ये जितने भी जैविक घटक है वो अजैविक घटकों पर भी निर्भर करते हैं। कैसे? एक मान लीजिए जल जो है वो भी अजैविक घटक है, तो इन सभी को क्या जल चाहिए? तो आप कह देंगे बिल्कुल चाहिए। वायु जो है, वायु भी एक अजैविक घटक है। क्या इन सभी को वायु चाहिए? वायु नहीं होगी तो क्या ये सभी सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि जितने भी जैविक और अजैविक घटक हैं वो एक दूसरे के बीच में उनमें कोई ना कोई संबंध जो है वो जरूर पाया जाता है, ठीक है। वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि एक चीज़ हमें समझ में आ गई कि जितने भी प्रकृति के अंदर जैविक घटक हैं और जितने भी अजैविक घटक हैं, जितने भी अजैविक घटक हैं, अजैविक घटक जैसे मिट्टी, वायु, जल, सूर्य, जैविक घटक जैसे कि जितने भी जीव जंतु हैं वो जैविक घटक में आ जाएंगे, वनस्पतियां आ जाएंगी, पेड़ पौधे आ जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर पाया जाता है और इनके बीच के जो संबंध का अध्ययन है वो जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे ही क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे कि आपने देखा कि पूरी की पूरी जो विज्ञान है, आपका जो सब्जेक्ट है साइंस, उसकी कई सारी शाखाएं हैं। साइंस की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं। कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीन जो है, आगे जब आप 11th में जाओगे तो आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे बेसिकली, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। साइंस 3 भागों में बंट गई। वैसे ही फिजिक्स भी आगे कई भागों में बंट जाएगी जब आप कॉलेज में जाएंगे, केमिस्ट्री भी आगे कई भागों में बंट जाएगी, और वैसे ही जो जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, बायो है, वो भी आगे कई भागों में बंट जाएगी, ठीक है। और उसका एक भाग है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का एक भाग है जिसको आप क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। उसी की एक शाखा है पारिस्थितिकी, जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? जैविक घटक और अजैविक घटकों के बीच का जो संबंध है उनका जो है अध्ययन किसके अंदर करते हैं? पारिस्थितिकी के अंदर करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि पारिस्थितिकी किसे कहते हैं कि प्रकृति के अंदर कोई जीव है, उसका उसके वातावरण के साथ जो संबंध है, उसे जो जिस शाखा में, जीव विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
अब ये सभी जो घटक हैं, ये सभी घटक मिल करके एक तंत्र, एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। ये सभी मिलकर के एक सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं और इसी सिस्टम को, इसी तंत्र को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र और पारितंत्र कहते हैं। यानी कि अगर आपको पारितंत्र को परिभाषित करना हो तो आप क्या कहोगे कि किसी क्षेत्र विशेष के सभी जीव जंतुओं की पारस्परिक, यानी एक क्षेत्र ले लिया, एक जंगल ले लिया, मान लीजिए कि एक जंगल ले लिया, ठीक है, एक क्षेत्र विशेष के जितने भी जीव जंतु हैं उनकी पारस्परिक, यानी कि उनकी आपस में, जीव जंतुओं की आपस में, ठीक है, जीव जंतुओं की आपस में जो अंतरक्रिया है और इन जीव जंतुओं की अजैविक घटकों, यानी कि सूर्य, जल, वायु, मृदा, इनके साथ जो क्रिया है, इन सभी को मिला करके एक जो तंत्र बनता है, इन्हीं को क्या बोला जाता है? पारिस्थितिक तंत्र। यानी कि जितने भी जीव हैं वो आपस में क्या क्रिया कर रहे हैं और इन जीवों की बाकी के जो अजैविक घटक है, सूर्य, वायु, जल, मृदा, इनके साथ क्या क्रिया हो रही है, इस सभी से एक तंत्र का निर्माण होता है और इसी तंत्र को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? जैसे कि सिंपल सी बात है कि एक घास का मैदान है, अब एक घास के मैदान में घास भी होगी, अनेक जीव जंतु भी होंगे, सूर्य भी होगा, जल भी होगा, वायु भी होगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित रहेंगी। तो वहाँ पर ये जो पूरा घास का मैदान है उसने पूरा का पूरा क्या बना लिया? एक पूरा का पूरा तंत्र बना लिया, जिसे हम क्या कहेंगे? पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। एक जंगल है तो वो अलग पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। एक पहाड़ है तो उसका अपना एक अलग पारिस्थितिक तंत्र है। एक तालाब है तो उसका अपना एक पारिस्थितिक तंत्र अलग है। अगर एक झील है तो उसका अपना एक पारिस्थितिक तंत्र है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? यानी कि एक छोटा सा क्षेत्र ले लिया, उस क्षेत्र के जीव जंतु आपस में कैसे संबंधित है और बाकी के जो घटक हैं उनसे कैसे संबंधित है, तो इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? पारिस्थितिकी। ये एक शाखा है, ये एक सब्जेक्ट है और ये क्या हो गया? ये एक सिस्टम है, ये एक तंत्र हो गया कि यहाँ पर इस तरह का तंत्र बनाया गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो इन दोनों शब्दों का मतलब हम समझ चुके हैं, इनकी परिभाषा हम लिख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे जैव विविधता पर। आपने जो समझना था वो समझ लिया, अब आगे कुछ भी समझने वाला नहीं है, सब कुछ आपको अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इनको फटाफट से परिभाषित कर लेते हैं और जैव विविधता का मतलब जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी, तो आप कह देंगे कि पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, किसी क्षेत्र विशेष के सभी जीव जंतुओं की पारस्परिक तथा उनके पर्यावरण के विभिन्न अजैविक घटकों से अंतःक्रिया से निर्मित तंत्र जो है वही क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अब यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र के बारे में एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूं कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र है और कौन एक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है और कौन सा नहीं है? तो मैं आपको एक खास चीज़ बता दूं कि पारिस्थितिक तंत्र की अपनी उत्पादकता होती है, यानी कि जीव जंतु जो है वो अपने आप अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे शेर है तो शेर बकरी को खुद मारेगा और खुद अपना भोजन खाएगा। बकरी जो है वो खुद पेड़ के पास जाएगी, खुद जो है पौधों के पास जाएगी और उनका जो है भोजन उनसे प्राप्त करेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये फिर मैंने आपको बताया किस लिए? ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए और उसमें उदाहरण दिया हो जू के बारे में पूछा हो कि बताइए कि जो जू होता है उसके अंदर कई सारे पशु पक्षी जीव जंतु जो है जंगली जानवर पाले जाते हैं, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताइए ये एक पारिस्थितिक तंत्र है या नहीं है, तो आप क्या जवाब देंगे? बताइए कि जू के अंदर जो शेर होता है वो बाकी के जो जीव जंतु है उनको मार करके अपना भोजन खुद प्राप्त करता है क्या? तो आप कह देंगे नहीं, वो खुद प्राप्त नहीं किया करता। उसका जो पिंजरा होता है, उसका जो जाल होता है, उसका जो भी इलाका होता है उसके अंदर जो जू के जो कर्मचारी होते हैं वो उसका जो मांस या गोश्त जो उसको देना होता है वो
उसके केज में, उसके पिंजरे में डाल देते हैं और शेर उसको उठा करके खा जाता है। शेर जो है शिकार करके नहीं खाता है, उसकी अपनी उत्पादकता नहीं होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि जू जो है वो एक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र के सभी जीव जंतु आपस में एक दूसरे पर निर्भर तो रहेंगे, लेकिन अपना भोजन जो है वो खुद प्राप्त करेंगे, यानी इसकी अपनी उत्पादकता होती है। बस ये मैंने आपको बताना था, ठीक है। उसके बाद चलिए हमारा जो मुख्य टॉपिक है जैव विविधता। तो सिंपल सी बात है कि प्रकृति के अंदर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं और बहुत सारे जीव जो है वो इस पृथ्वी के अंदर विभिन्नता लाते हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हर जगह पाए जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे, विभिन्नता, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर जो है विभिन्नता जो पाई जाती है उसी को क्या बोला जाता है, जैव विविधता। तो आप कह देंगे कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में, कोई एक पारिस्थितिक तंत्र ले लिया, कोई जंगल ले लिया, कोई तालाब ले लिया, कोई झील ले ली, कोई भी एक छोटा सा पारिस्थितिक तंत्र ले लिया, छोटा बड़ा कोई भी, तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में सजीव प्राणियों की विभिन्नता कि अलग अलग कितने प्रकार के रह रहे हैं, वो जो है वो विभिन्नता तथा पारिस्थितिक जटिलता कि जरूरी नहीं है कि शेर सिर्फ बकरी को खाएगा। शेर के लिए और बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध है, ठीक है। अगर शेर के लिए सिर्फ बकरी उपलब्ध होती तो शेर सभी बकरियों को खा करके खत्म कर देता, तो बकरी की प्रजाति तो नष्ट हो जाती। लेकिन यहाँ पर शेर के पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे जो है जानवर हैं, तो शेर एक बार वो खाएगा, एक बार वो खाएगा, एक बार, यानी अलग अलग को खाएगा, तो सभी के एक एक ही मरेंगे ना, सारी बकरियां तो खत्म नहीं होगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो ये सिर्फ एक जो है उदाहरण है। तो प्राणियों की विभिन्नता तथा पारिस्थितिक जटिलता ही क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जीवों में विभिन्नता, अलग अलग प्रकार के जब जीव पाए जाते हैं तो उसे ही क्या बोला जाता है, जैव विविधता बोला जाता है। अब ये जैव विविधता किस वजह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इसको पूरी की पूरी एक शाखा बना दी गई विज्ञान के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर इसको पूरी की पूरी एक शाखा के रूप में पढ़ते हैं। तो इसका सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई महत्व तो ज़रूर होगा, है ना। लेकिन उससे पहले जो जैव विविधता है उसको किन किन स्तरों पर परिभाषित किया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मुख्यतः जैव विविधता को 3 स्तरों पर परिभाषित किया जाता है कि जैव विविधता जो होती है उसके मुख्यतः 3 स्तर होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से। जैव विविधता को मुख्यतः 3 स्तरों पर परिभाषित किया गया है। तो आप कह देंगे कि जैव विविधता जो है उसे 3 स्तरों पर विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो स्तर है वो है प्रजातीय जैव विविधता। सबसे पहला प्रजातीय जैव विविधता या प्रजाति विविधता, कुछ भी आप कह सकते हैं। बुक में आपके लिखा हुआ है प्रजाति विविधता, तो आप ये भी लिख सकते हैं प्रजाति विविधता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरा, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रजाति, ठीक है। दूसरा जो है वो है आनुवंशिक विविधता, आनुवंशिक विविधता। और तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र विविधता। ये 3 स्तरों पर हमने जो है विविधता को परिभाषित किया है, ठीक है। तो चलिए इन तीनों स्तरों पर जैव विविधता को परिभाषित करते हैं। सबसे पहले हम तीसरे स्तर की बात करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र विविधता। यहाँ पर क्या कहा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र, आपको पता चल गया कि एक क्षेत्र विशेष में जितने भी जीव जंतु हैं उनकी पारस्परिक अंतरक्रिया और उनका जो वातावरण है उसके साथ अंतरक्रिया को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब देखिए अलग अलग जो पारिस्थितिक तंत्र है उनके अंदर अलग अलग प्रकार की वायुमंडलीय स्थितियां पाई जाएंगी, उनके अंदर अलग अलग प्रकार की भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषताएं पाई जाएंगी। यानी कि आप कह सकते हो कि जितने भी पारिस्थितिक तंत्र हैं उनके अंदर, सभी के अंदर अलग अलग भौगोलिक स्थितियां,
अलग अलग भौगोलिक व पर्यावरणीय विशेषताएं पाई जाएंगी। कोई क्षेत्र ज़्यादा ठंडा होगा, कोई क्षेत्र ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। किसी में जलीय जीव रहेंगे, किसी में स्थलीय जीव रहेंगे, ठीक है। सो भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषताएं अलग अलग होती है, इसीलिए अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में जो प्रजातियां रहती है जीव जंतुओं की वो अलग अलग रहती है। यानी कि इसको अगर आप उदाहरण से समझो कि एक आपने ले लिया तालाब, एक आपने ले लिया तालाब और एक आपने ले ली झील, ठीक है। तो बताइए कि जो तालाब है और जो झील है, मान लीजिए कि ये झील तो राजस्थान की झील ले ली और तालाब आपने ले लिया तमिलनाडु का कोई या किसी और क्षेत्र का तालाब ले लिया, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा यहाँ पर सोचना आप कि जो तालाब है और क्या झील है, क्या दोनों की जो भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषताएं हैं वो एक जैसी है या अलग है। राजस्थान का जो क्षेत्र है और तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, दोनों में भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषताएं अलग अलग होंगी ना, ये बिल्कुल आप समझ गए। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, यहाँ पर वर्षा कम होगी, यहाँ पर जो है गर्मी थोड़ी सी ठीक है ज़्यादा ही रहती है लेकिन वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषताएं अलग अलग हो गई, तो यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाएंगे वो भी तो अलग अलग प्रकार के पाए जाएंगे। यानी कि अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र के अंदर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और ये जो विविधता पाई जाती है इसके अंदर अलग और इसके अंदर अलग, यानी कि अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों की जो विभिन्नता है उसी को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र विविधता कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो वैसे तो आपको पीडीएफ में नोट्स मिल ही रहे हैं, तो उससे आप नोट कर लोगे तो आप कह दोगे कि किसी क्षेत्र के जीव जंतुओं की परस्पर तथा उनके पर्यावरण के विभिन्न अजैविक घटकों में अंतरक्रिया से निर्मित तंत्र क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, ठीक है। जैसे कि कोई नम भूमि हो गई, कोई घाटी हो गई, कोई वन हो गया, कोई घास का मैदान हो गया, कोई तालाब हो गया, कोई झील हो गई, तो इनमें अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो आप कह देंगे कि जिस कारण वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं व पौधों में विभिन्नता होती है और यह विभिन्नता ही हमारी पारिस्थितिक तंत्र विविधता कहलाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ये तो हो गई अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों की बात। अगर हम एक ही पारिस्थितिक तंत्र ले लें, अगर हमने एक ही पारिस्थितिक तंत्र ले लिया तो वहाँ पर जैव विविधता किस प्रकार की पाई जाएगी, इस प्रकार की। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप एक पारिस्थितिक तंत्र ले लेते हो, अगर आपने एक पारिस्थितिक तंत्र ले लिया तो इसके अंदर भी अलग अलग कई सारी जीव प्रजातियां पाई जाएंगी, अलग अलग कई सारी जीवों की प्रजातियां पाई जाएंगी। और इसी ये जो अलग अलग जीवों की प्रजातियां पाई जा रही हैं, इन्हीं प्रजातियों की जो भिन्नता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रजाति विविधता, यानी प्रजाति के आधार पर जो विविधता होती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि प्रजाति क्या होती है, तो ऐसे जीवों का एक समूह जो दिखने में एक जैसे हो, जो दिखने में एक जैसे हो और नेचुरल तरीके का मतलब प्राकृतिक परिवेश में प्रजनन कर संतान पैदा करने की क्षमता रखते हो, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रजाति, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लें कि जैसे शेर है, बकरी है, मनुष्य है। अब सिंपल सी बात है कि जितने भी शेर आएंगे वो इस प्रजाति में आएंगे, जितने भी बकरियां आएंगी वो इस प्रजाति में आएंगी, जितने भी मनुष्य आएंगे वो इस प्रजाति में आएंगे। इसके अलावा और भी कई सारे जीव जंतु आप ले सकते हो कि जितने भी मान लीजिए कि मछलियां आएंगी वो एक प्रजाति की जो मछलियां वो इनमें आएंगी। ये जो दो मछलियां हैं वो प्रजनन कर मछली ही संतान उत्पन्न करेगी, मनुष्य की ही संतान उत्पन्न करेगा, बकरी की ही
संतान उत्पन्न करेगी, शेर की ही संतान उत्पन्न करेगा, शेर के बकरी संतान उत्पन्न नहीं हो सकती, आपको पता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये जो पूरी की पूरी एक कैटेगरी बन गई कि विश्व के अंदर इस जैसे जितने भी प्राणी होंगे वो शेर कहलाएंगे और वो इसी प्रजाति के अंदर आएंगे जो इसके जैसे होंगे और इसी के समान संतान उत्पन्न करेंगे। इसके जैसी संतान उसके होगी तो इसका मतलब वो भी क्या है, शेर है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि प्रजाति क्या होती है, जो दिखने में एक जैसे हो और प्राकृतिक परिवेश में संतान उत्पन्न कर सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऐसी कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ये तो हमने 4 लिखे हैं, बहुत सारी पाई जाती है। एक जंगल मान लीजिए, उसमें कई सारे जीव जंतु पाए जाते होंगे, बंदर पाए जाते होंगे, हाथी पाए जाते होंगे, और भी भालू पाए जाते होंगे, लोमड़ी पाई जाती होगी, ऐसे अनेक प्रकार के सरीसृप पाए जाते होंगे, पक्षी पाए जाते होंगे। तो अनेक सारी प्रजातियां पाई जाएंगी और अलग अलग प्रजातियां जब होंगी तो वहां पर जो विविधता पाई जाएगी उसे हम कौन सी विविधता कहेंगे, प्रजातीय विविधता कहेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग होना, पारिस्थितिक तंत्र विविधता, प्रजातियों का अलग अलग होना एक पारिस्थितिक तंत्र में, वो प्रजातीय विविधता। अब नेक्स्ट आता है कि अनुवांशिक विविधता क्या होती है। अनुवांशिक विविधता के अंदर आपने यहाँ पर अलग अलग प्रजातियां ली, अनुवांशिक विविधता के अंदर आप एक ही प्रजाति ले लीजिए, एक ही प्रजाति ले ली। जैसे मान लीजिए कि एक ही मनुष्य की प्रजाति ले ली, मनुष्य की प्रजाति ले लिया आपने, ठीक है। अब बताइए कि क्या जितने भी मनुष्य हैं उनके सभी के सभी जो मनुष्य हैं वो एक जैसे हैं क्या, पहले तो ये बताइए। तो सिंपल सी बात है कि सभी के सभी मनुष्य एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि उनकी जो आनुवंशिक विविधता है वो उनको अलग अलग बनाती है, ठीक है। कि एक पीढ़ी हो गई और उसके बाद जो अगली पीढ़ी आएगी उसके अंदर आनुवंशिक जीन के अंदर कोई नया चेंज आएगा और अगली पीढ़ी थोड़ा सा जो है और स्मार्ट बनती जाएगी, ऐसा ही तो होता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग प्रकार के जो मनुष्य हैं वो रहते हैं। कहीं पर मनुष्यों का रंग ज़्यादा गोरा होगा, कहीं पर ज़्यादा काला होगा, कहीं पर बहुत ज़्यादा लंबे लोग होंगे, कहीं पर बहुत ज़्यादा जो है कम कद के लोग होंगे, कहीं पर जो है आप ये कह सकते हो कि फेस की जो स्ट्रक्चर होती है वो भी अलग होती है। जैसे आपने देखा होगा कि नेपाल साइड के जो लोग होते हैं, चाइना साइड के जो लोग होते हैं, ठीक है, तो उनका जो चेहरा है, ठीक है, उनका जो चेहरा है वो अलग होता है, ठीक है। इसी के अलावा अगर राजस्थान में भील प्रजातियों या ऐसी प्रजातियों की बात की जाए जो एक ही प्रजाति है, मनुष्य प्रजाति के हैं, लेकिन जनजातीय लोगों की बात की जाए तो उनकी स्ट्रक्चर कुछ अलग होती है, ठीक है। उनका चेहरा, उनकी जो दिखावट होती है वो अलग होती है, ठीक है। सो एक ही प्रजाति है, लेकिन एक प्रजाति के अंदर आनुवंशिक जीन की वजह से अनेक जो जीव जंतु हैं उनके बीच में विभिन्नता पाई जाती है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और इसी विविधता को क्या बोला जाता है, आनुवंशिक विविधता। तो आपको समझ में आ गया होगा तीनों स्तरों की विविधता, पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, प्रजाति की विविधता, एक प्रजाति में अनेक लोग होंगे वो विविधता। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैव विविधता को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर लिया है और इनकी जो परिभाषाएं हैं वो आपको नोट्स में से देखनी है, ठीक है, पीडीएफ में से देखनी है। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम चलते हैं कि जैव विविधता जो है, जैव विविधता वो अलग अलग क्षेत्र में कैसी पाई जाती है, यानी पूरे विश्व के अंदर किस प्रकार की जैव विविधता है, और फिर हम भारत के अंदर देखेंगे कि भारत के अंदर कैसी जैव विविधता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैश्विक जैव विविधता के बारे में, ठीक है। तो एक आंकलन किया गया था जिसका नाम है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, ठीक है, नाम सुन लीजिएगा अच्छे से, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है आंकलन। तो ये एक आंकलन किया गया था कि पूरे विश्व के अंदर कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, कितनी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं और किस किस प्रजाति में कितने कितने जीव जो हैं, कितने कितने फर्दर जो है विभिन्नताएं
पाई गई हैं। ठीक है, तो ये एक आंकलन किया गया था लगभग 2000 के अंदर और 2001 के अंदर इसके जो आंकड़े हैं वो सामने आए थे। तो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अनुसार मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट में ये बताया गया था कि पृथ्वी पर जीवों की 50 से 300 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? लगभग 50 लाख से 300 लाख के बीच की जो है इतनी प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं पूरे विश्व के अंदर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? यानी कि एक आंकलन किया गया था जिसका नाम है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट, या फिर आप ये भी कह सकते हो मिलेनियम पारिस्थितिक तंत्र आंकलन। ठीक है, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र और असेसमेंट का मतलब होता है आंकलन। ठीक है, तो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अंतर्गत ये बताया गया कि पूरे विश्व भर में पूरी पृथ्वी पर 50 से 300 लाख जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं सभी जीव जंतुओं की। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? लेकिन जिनमें से वैज्ञानिकों ने जब पहचान की तो वैज्ञानिकों ने केवल और केवल 17 से 20 लाख प्रजातियों की ही खोज की है। यानी कि हमें यही पता चला है कि 17 से 20 लाख प्रजातियां पाई गई हैं। ठीक है, लगभग जो है अब तक तो हमने इतनी ही प्रजातियों की खोज की है, और भी प्रजातियां हो सकता है कि हमें मिल जाए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब प्रजातियों का मतलब ये नहीं है कि हमने जो है बाकी जीवों को ढूंढा ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब अलग अलग प्रजातियां हो गई, जैसे कि बंदर है तो बंदर की भी बहुत सारी प्रजातियां हो जाएंगी। ये चीज़ आपको समझ में हो गई? जैसे चावल है तो चावल की भी बहुत सारी प्रजातियां हो जाएंगी। ठीक है, अब सभी प्रजातियों को हो सकता है कि हमने उनमें से कम प्रजातियों की पहचान की हो और इस असेसमेंट में चावल की और ज़्यादा प्रजातियां लिखी गई हो। ठीक है, सो हमने अलग अलग उनको कम किया है। ठीक है, यानी कि हमने तो 17 से 20 लाख प्रजातियां ही बनाई अब तक, इतनी ही प्रजातियों की खोज की है। लेकिन ये जो असेसमेंट किया गया था उसमें क्या बताया गया? उसमें यह बताया गया कि 50 से 300 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब तक 17 से 20 लाख प्रजातियों की ही खोज की है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर, अंदर नहीं पृथ्वी के ऊपर पूरे विश्व में कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है? तो सिंपल सी बात है कि जीव जंतु कहाँ पर रहना पसंद करते हैं? जहाँ पर उन्हें अच्छे से जल मिले और अच्छे से धूप मिले। ठीक है, दो ही चीज़ें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। दो चीज़ें जहाँ पर ज़्यादा होंगी जीव जंतु वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। ये चीज़ आप मान करके चलिए। ठीक है, अब देखिए ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, ये मान लीजिए कि है आपकी पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा होती है, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच एक रेखा होती है जिसको आप क्या कहते हो? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई? और सूर्य जो है इस भूमध्य रेखा के लगभग ऊपर, यानी कि लगभग लंबवत रहता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब मान लीजिए कि अब अगर आपको पूरी पृथ्वी पर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा सूर्य की धूप जो है वो ज़्यादा समय पर कहाँ रहती है, तो आप कह दोगे भूमध्य रेखा पर पड़ती है। किस वजह से? क्योंकि ये जो है सूर्य के जस्ट नीचे है। ठीक है, आप कर सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य की भूमध्य रेखा से लंबवत दूरी कम होगी। अब आप ध्रुवों पर देखना चाहो तो सूर्य की ध्रुवों से दूरी ज़्यादा हो गई ना, ये दूरी ज़्यादा हो गई, ये दूरी बहुत कम है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि भूमध्य रेखा पर धूप भी तो तेज होगी, और धूप तेज होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जितनी ज़्यादा धूप तेज होगी उतना ही वहाँ से समुद्र से पानी भाप बन के उड़ेगा, और जितना भाप बन के उड़ेगा उतने ही ज़्यादा बादल बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा बारिश वहाँ पर ज़्यादा होगी। यानी कि भूमध्य रेखा पर दो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। क्या? धूप भी ज़्यादा है और वर्षा भी ज़्यादा है। अब धूप भी ज़्यादा है और वर्षा भी ज़्यादा है, तो विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, पूरी पृथ्वी के अंदर भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कारण मैंने आपको बता दिया
सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा सूर्य होगा, धूप होगी, जितनी ज़्यादा वर्षा होगी, उतना ही तो विकास जीव जंतुओं का हो पाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उतने ही तो घने जंगल वहाँ पर होंगे, ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। तो सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर होती है। और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे जैव विविधता कम होती जाती है। जैव विविधता कम होती जाती है। तो चाहे तो आप थ्योरी के रूप में लिखो, अलग से डायग्राम बनाओ, चाहे तो आप डायग्राम में ही सब कुछ लिख दो, ठीक है, आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है कि वैसे तो 50 से 300 लाख प्रजातियाँ जो है इस असेसमेंट में सामने आई थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब तक इतनी की ही खोज की है। सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है वो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे आप उत्तर और दक्षिण के ध्रुव की तरफ बढ़ोगे तो वैसे वैसे जैव विविधता कम होती जाएगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये तो पढ़ ली पूरे विश्व की। अब हम पढ़ते हैं भारत के अंदर जैव विविधता कहाँ कहाँ पर जो है अच्छी पाई जाती है और भारत के अंदर कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो सब कुछ हम पढ़ते हैं भारत में जैव विविधता। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, भारत में जैव विविधता। लेकिन स्टूडेंट्स जब आप बुक में से ये टॉपिक देखोगे तो बुक में बहुत सारा जो डाटा है वो दिया हुआ है कि इतनी प्रजातियां हैं, उसमें इतनी इतनी किस्में हैं। तो वो सारा का सारा डाटा अगर आप अभी याद कर लोगे तो आपको एग्जाम टाइम में याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण डेटा है उसी को उठा रहे हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर लिखवाया है वो आपको ज़रूर याद करना है और बाकी जो मैंने छोड़ा है उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने करना ही है, ठीक है। जितना छोड़ना था वो मैंने ऑलरेडी छोड़ दिया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो चलिए फिर देखते हैं भारत में जैव विविधता। अब भारत जो है हर काम में वैसे तो आगे ही होता है, ठीक है। सो जैव विविधता में भी आगे है हमारा देश। देखिए क्या है कि भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण जैव विविधता से समृद्ध देश है। इसकी भौगोलिक ऐसी स्थिति है कि ये जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में आता है, यानी भूमध्य रेखा के पास है बाकी देशों की तुलना में, ठीक है। सो भारत देश जो है वो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण जैव विविधता से समृद्ध देश है। भारत में विश्व की कुल भूमि की मात्र 2.4% भूमि है, यानी भारत के पास पूरे विश्व की जो भूमि है उसकी 2.4% भूमि है। लेकिन अगर जैव विविधता की बात करें इस भूमि के अंदर, किंतु यहाँ पूरे विश्व की जैव विविधता के लगभग 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है। यानी जमीन तो हमारी 2.4% है पूरे विश्व की, लेकिन उसमें पाई जाने वाली विविधता जो है वो पूरे विश्व की 7 से 8% अकेले भारत के अंदर है। ये चीज आपको समझ में आ गई। भारत में विश्व की लगभग सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र विद्यमान है, यानी जितनी तरह के पारिस्थितिक तंत्र बनते हैं सारे के सारे भारत में एक एक विद्यमान है, ठीक है। एक एक का मतलब हर एक, ठीक है। चलिए, घास के मैदान भी भारत में है, उष्ण वर्षा वन भी भारत के अंदर है, शीतोष्ण वन भी भारत के अंदर है, मैंग्रोव वन भी भारत के अंदर है, प्रवाल भित्ति भी भारत के अंदर है, नदी घाटी भी भारत के अंदर है, द्वीप भी है भारत के अंदर, और भारत के अंदर मरुस्थल भी है जो कि हमारे राजस्थान के अंदर ही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। और वैसे मरुस्थल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, शीत और गर्म, और भारत वाला मरुस्थल कौन सा है, गर्म मरुस्थल है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यही कारण है कि भारत विश्व के 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में शामिल है, यानी कि टॉप 17 जो है बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के क्रम में जो 17 देश है, टॉप 17 उनमें भारत भी विद्यमान है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी भारत भी उसके अंदर शामिल है, ठीक है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की 2009 की रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, 2009 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पाई जाने वाली 45,968 वनस्पति प्रजातियां और 91,364 जंतु प्रजातियों की पहचान हो चुके हैं। ये 2 ही डाटा याद करने हैं आपको, बाकी डाटा मैंने सब निकाल दिए, ठीक है। लेकिन ये 2 डाटा आपको जरूर याद रखने हैं कि वनस्पति प्रजातियां कितनी है, 45,968। और अगर बात की जाए जंतु प्रजातियों की तो जंतु प्रजातियां कितनी है, 91,364। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये 2 डाटा आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कृषि विविधता की, तो
कृषि के अंदर की कितनी ज़्यादा जो है फसलें जो है किसान जो है भारत के वो उगाते हैं। तो कृषि विविधता की दृष्टि से भी भारत का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व में कृषि की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है, ठीक है, यानी इतनी ज़्यादा प्रजातियां जो है हम यहाँ पर उगाते हैं, ठीक है। भारत में लगभग 167 प्रजातियों की खाद्य फसलें उगाई जाती है। खाद्य फसलें कितनी प्रजातियों की उगाई जाती हैं? 167 प्रजातियों की। और एक प्रजाति में अनेक किस्में होती हैं, ठीक है। एक जैसे चावल की प्रजाति जैसे उदाहरण भी है कि यहाँ चावल की लगभग 50,000 किस्में और आम की 1,000 किस्में पाई जाती है। यानी कि आम भी जो होते हैं वो 1,000 प्रकार के अलग अलग आम होते हैं। 1000 प्रकार के आम अलग अलग प्रकार के होते हैं और चावल जो है वो 50,000 किस्में होती है। 50,000 अलग अलग प्रकार के चावल होते हैं भारत के अंदर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और चावल, आम, ऐसी कितने प्रजातियां होती है? 167 प्रजातियां भारत के अंदर उनकी जो है उनको उगाया जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये थी भारत के अंदर जैव विविधता। आपको जो डेटा बुक के अंदर दिया गया है वो आप ये कह सकते हो कि आपके लिए अनावश्यक है, ठीक है। एग्जाम में अगर आप उसको याद भी करके जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा याद करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप ये आंसर लिखिएगा जब क्वेश्चन आता है भारत में जैव विविधता, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि भारत के अंदर और विश्व के अंदर जैव विविधता कैसे कैसे पाई जाती है। यहाँ पर एक नया टॉपिक आता है जैव विविधता के हॉट स्पॉट, जैव विविधता के तप्त स्थल। हॉटस्पॉट का मतलब होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ उस इलाके में रह रही हैं। एक क्षेत्र, चाहे वो भारत का हो चाहे विश्व का हो, एक छोटा सा जंगल मान सकते हैं, एक छोटा सा जंगल का वह हिस्सा जिसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन उन प्रजातियों पर कोई ना कोई खतरा मंडरा रहा है। किसी ना किसी वजह से वो जो प्रजातियां हैं उनको खतरा महसूस हो रहा है, तो सरकार उसको हॉटस्पॉट घोषित कर देती है, उसको कवर कर दिया जाता है, उसके अंदर किसी को एंट्री नहीं दी जाती और ये जो उनके अंदर प्रजातियां रह रही हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा तप्त स्थल, कि जैव विविधता के तप्त स्थल हॉटस्पॉट क्या होते हैं, विश्व के अंदर कितने हॉटस्पॉट हैं और कौन कौन से हैं, भारत के अंदर कितने हॉटस्पॉट हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। और भारत के जो 3 हॉटस्पॉट हैं मुख्यतः, 2 तो पूरे भारत के हैं और एक जो है भारत और कुछ अन्य देशों का मिक्स है। तो इन तीनों के बारे में हम बहुत अच्छे से जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर तप्त स्थल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं जैव विविधता के हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी बोल दे, जैव विविधता बोल दे, एक ही बात है। तप्त स्थल बोल दे, हॉटस्पॉट बोल दे, एक ही बात है, ठीक है। तो जैव विविधता के तप्त स्थल या बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता होती है, जैव विविधता के तप्त स्थल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव विविधता के तप्त स्थल कहलाते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो सबसे पहले जो प्रस्तावना है, ये सबसे पहले जो कि तप्त स्थल की प्रस्तावना है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है उनको हॉटस्पॉट घोषित कर दो, ठीक है। ये प्रस्तावना सबसे पहले ब्रिटेन के जो सबसे पहले जो ब्रिटिश थे, एक अब ये कह सकते हो कि पारिस्थितिकविद थे, नॉर्मन मेयर्स, ठीक है। अब आप कहेंगे कि पारिस्थितिकविद क्या होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो स्टडीज़ में लगे होते हैं, तो जो शाखा है पारिस्थितिकी की, उसके जो साइंटिस्ट होते हैं उनको पारिस्थितिकविद कहा जाता है, ठीक है। तो एक ब्रिटेन के यानी ब्रिटिश पारिस्थितिकविद थे नॉर्मन मेयर्स, उन्होंने ये प्रस्तावना दी थी कि उनको जो है तप्त स्थल घोषित कर देना चाहिए जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रस्तावना के आधार पर फिर 1999 में पूरे विश्व में 25 स्थानों को हॉटस्पॉट या तप्त स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया था कि ये हॉटस्पॉट है, ये तप्त स्थल है, यहाँ का संरक्षण किया जाना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास उठता है कि किसी भी स्थान को तप्त स्थल घोषित करने के लिए कुछ कंडीशंस, कुछ स्थितियाँ, कुछ शर्तें तो होनी चाहिए। तो वो फिर शर्तें क्या है वो पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले पढ़ लीजिए कि वर्तमान में विश्व में 34 जैव विविधता तप्त स्थल हैं। पहले कितने थे? 1999 में 25 घोषित हुए थे, वर्तमान में कितने हैं? 34, जिसमें से 3 जो है वो भारत के अंदर है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है।
तो जैव विविधता घोषित करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि जिस क्षेत्र को आप कह रहे हो कि जिस क्षेत्र को तप्त स्थल घोषित करना है वहाँ पर पूरे विश्व की 0.5% से अधिक स्थानबद्ध प्रजातियां होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि संख्या में अगर देखा जाए तो 1500 से ज़्यादा स्थानबद्ध प्रजातियां होनी चाहिए। ठीक है, संख्या पर बाद में जाएंगे। क्वेश्चन यही उठता है कि स्थानबद्ध प्रजातियां क्या होती है ना, कि स्थानबद्ध का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो स्थानबद्ध, ठीक है, स्थानबद्ध का मतलब होता है कि ऐसी प्रजातियां जो उस स्थान में बंध चुकी हैं, जो उस स्थान के अलावा पूरे विश्व में कहीं नहीं पाई जाती। ठीक है, ऐसों को ही हम हॉटस्पॉट घोषित करेंगे। यानी कि कहने का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जो प्रजातियां पाई जाती हैं वो केवल वहीं पर पाई जाती है, वो प्रजातियां केवल वहीं पर पाई जा रही हैं, विश्व के और किसी भी कोने में वो प्रजाति नहीं पाई जा रही। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर किसी स्थान पर ऐसी 1500 से ज़्यादा प्रजातियां होंगी तो ही उसे तप्त स्थल हॉटस्पॉट घोषित किया जाएगा कि वहाँ पर ज़्यादा जैव विविधता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम कह देंगे कि अगर प्रजातियां रह रही है तो उसे हॉटस्पॉट घोषित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर वहाँ पर उन प्रजातियों को कोई नुकसान नहीं है तो हॉटस्पॉट घोषित करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, वो केवल तभी होगा जब उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि 1500 प्रजातियां जो केवल वहीं पर ही रह रही हैं उनको जब नुकसान पहुंचाया जाए तो तभी तो हॉटस्पॉट को घोषित करके उनको बचाना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरी शर्त क्या होती है कि उस क्षेत्र के मूल आवास का 70% उजड़ चुका हो, यानी कि 70% जो हिस्सा है वो नष्ट हो चुका हो, अर्थात मानव अस्तित्व से इन पर खतरा मंडरा रहा हो कि 30% बचे हैं वो भी कहीं नष्ट ना हो जाए, इसके लिए उसे तप्त स्थल घोषित किया जाता है। ठीक है, तभी तो विश्व में केवल और केवल 34 है। ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, सो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उस क्षेत्र में विश्व की कुल स्थानबद्ध प्रजातियों की 0.5% से अधिक प्रजातियां उपस्थित होनी चाहिए। संख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब स्थानबद्ध प्रजातियों की अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए तो ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, अगर वो उस क्षेत्र में पाई जा रही हैं तो और किसी भी क्षेत्र में वो पाई नहीं जाएगी, वो केवल उसी स्थान में पाई जा रही है, तो ऐसी प्रजातियों को स्थानबद्ध प्रजातियां कहते हैं। अगर इसके उदाहरण देखा जाए तो लेमूर जो है वो केवल और केवल मेडागास्कर द्वीप पर पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। जैसे मेटासिकोया पादप जो है वो चीन के एक घाटी में पाया जाता है, चीन की एक घाटी में पाया जाता है। ठीक है, और नीलगिरी थार व मैकाऊ बंदर की बात जब की जाए तो नीलगिरी पर्वत पता है ना आपको कहाँ है, भारत की पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये और कहीं नहीं पाए जाते। एक तो नीलगिरी थार और दूसरा मैकाऊ बंदर, ये कहाँ पर पाया जाता है, भारत के पश्चिमी घाट पर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, सो ये हमने पढ़ा तप्त स्थलों के बारे में कि तप्त स्थल क्या होते हैं, उनकी आवश्यक क्या शर्तें हैं। सो आज की क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इस क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। विश्व के तप्त स्थल और भारत के तप्त स्थलों के बारे में नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जानेंगे और फिर उनका जो है क्या क्या खतरे हैं, क्या महत्व है, कैसे उनका संरक्षण किया जाता है, वो फर्दर फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।